गुड आफ्टरनून। यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। बेसिक ऑफ ज्योमेट्री में पिछले लेक्चर में हमने कोण के बारे में बात किया और हमने देखा कि किस तरह से जब दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन के माध्यम से काटी जाती हैं तो उनके बीच में किस तरह के कोण बनते हैं और उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, इसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। आज त्रिभुज की तरफ चलेंगे। हम देखेंगे कि ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है और ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लेक्चर के अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं हम त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में ट्राइएंगल कहते हैं। ट्राइएंगल, देखिए नाम से ही स्पष्ट है। थ्री माने तीन और भुज माने भुजा, जिसकी तीन भुजाएं हैं, यानी ऐसी आकृति, वो भी बंद आकृति होगी। ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ एक बंद आकृति ले लिया, यहाँ देखिए ये आकृति हमने बना दिया, ये तीन रेखाएं आ गईं और एक दूसरे से मिल गईं, तो ये हमारा क्या बन गया, ए बी सी। हम कहीं से भी नामकरण कर सकते हैं, चाहे क्रम से करना है ए बी सी, या इधर से कर लो ए बी सी, या यहाँ से कर लो ए बी सी, या इधर से कर लो, कहीं से भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये हमारी क्या हो गई, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज हो गई। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमको तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। त्रिभुज है तो तीन चीज़ें भी हैं इसमें भाई। देखिए पहली क्या चीज़ हमको दिखाई दे रही है, शीर्ष। शीर्ष जिसे हम वर्टेक्स कहेंगे, वर्टेक्स। इसके पहले वर्टेक्स की हम लोगों ने बातें की हैं। शीर्ष का मतलब है कि जो इसका मेन शीर्ष है, यानी मूड़ी जहाँ पे मिल रहा है। यहाँ देखिए दो भुजाएं जाकर के जहाँ पे मिल रही हैं, ये हमारा एक सी पॉइंट है, ये हमारा एक शीर्ष है। यहाँ ए हमारा शीर्ष है और बी शीर्ष है, तो ये शीर्ष है। तीन शीर्ष आपके समझ में आ गए। अब भुजाएं देखें, भुजाएं जिन्हें हम आर्म्स कहेंगे, ये भुजाएं कितनी है देखें, ए और बी एक भुजा हुई, बी और सी एक भुजा हुई। इसको ए बी या बी ए भी बोल सकते हैं, बी सी या सी बी बोले, सी ए या ए बी बोले, बात एक ही है। तो हमको तीन भुजाएं दिख रही हैं, चाहे जैसे भी आप लिखो, ए बी, बी सी, सी ए, ये तीन भुजाएं हो गई, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं एक पॉइंट पे आकर के मिलती हैं तो उनके बीच में कुछ गैप होता है, उससे ही तो हम कोण कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बातें की। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं, यहाँ पे कोण हमको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण दिख रहा है। तो इसलिए कोण हमारे कितने हुए भाई, तीन कोण। कोण को हम ऐसे दर्शाते हैं, आप जानते ही हो, एंगल, या इसी को कोण को हम एंगल कहते हैं, ये भी आप जानते हो, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो कोण हमारे कौन हो गए, ए, कोण बी, कोण सी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण, हाँ ध्यान रहे कि शीर्ष बीच में रहेगा। जैसे कोण, इसी को हम ए को कोण सी ए बी भी लिख सकते हैं। कोण ए बी, बी को हम क्या लिखें, कोण ए बी सी लिखें, और सी को क्या लिखें, कोण बी सी ए। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इधर से भी लिख सकते हैं, सी बी ए, बी ए सी, ए सी बी, किधर से भी हम लिख सकते हैं। ये कोण को लिखने का तरीका है। तो आप समझ गए कि इसमें तीन कोण हो गए, तीन भुजाएं हो गई और तीन हमारे शीर्ष हो गए। तो ये तो बात रही कोण की, कि त्रिभुज की, कि ये त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण, यानी ये त्रिमूर्ति है भाई, हर तरह से त्रिमूर्ति है। तो तीन चीज़ें पाई जा रही हैं। अब हम लोग यह देखेंगे
कि यह त्रिभुज का बंटवारा किस आधार पर हुआ है और त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। फिर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज को हम किस तरह से बांटते हैं। त्रिभुज को आप जानते हैं कि इसको ऐसे दर्शाया जाता है। त्रिभुज का जो बंटवारा है वो 3 तरह से हम कर सकते हैं। एक जो है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे हम त्रिभुज को बांट सकते हैं, और दूसरा हम कोण के आधार पे बांट सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हम चाहें तो यानी भुजा एंड कोण, भुजा कोण के आधार पर हम बांट सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये त्रिभुज का बंटवारा है, टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम लोग चलते हैं एक एक को करके देखते हैं कि भुजा यानी भुजा के आधार पे त्रिभुजों को कैसे बांटा गया है। तो देखिए भुजा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये अभी जो हमने भुजाओं की बात की, तो भुजा के आधार पे यानी हमारा त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, आइए इसे देखते हैं। तो देखिए भुजा के आधार पे यह हमारा त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। एक हम बोलेंगे समबाहु, और दूसरा हम बोलेंगे समद्विबाहु, और तीसरा हमारा हो जाएगा विषमबाहु। इसको अंग्रेजी में इक्वल या इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स एंड विषमबाहु, यानी जो उसकी भुजाएं जो है इसको हम आइसोस्केल या अंग्रेजी में इसको स्केल्स के नाम से जानते हैं। तो ये 3 त्रिभुज हमारे सामने आ गए। एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग एक एक को करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु। देखिए नाम से स्पष्ट है, सम माने समान, अब बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं यानी जो भी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, 3 की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ट्राइंगल को यानी ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, या इक्विलैटरल ट्राइंगल अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे देखें ये एक हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। और अगर इस त्रिभुज की सभी भुजाएं, ये थोड़ा सा इस तरह से देखें, अगर इस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे हमने नाम दे दिया, कहीं से भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी क्रम से दीजिएगा। तो आप देखेंगे इस तरह का ऐसे लगाया हुआ है चिन्ह, तो इस चिन्ह का मतलब भी आप समझ जाएंगे कि क्या है। अगर ये तीनों पे एक एक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यह त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी भुजा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, इधर से भी कह सकते हैं बी ए इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी बी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए यह त्रिभुज हमारा कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ना आप चाहें तो माप भी दे सकते हो, जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर का है तो यह भी 4 सेंटीमीटर का होगा भाई, तो यह भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह के त्रिभुज को जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये बात हमारे समझ से समझ गए कि समबाहु त्रिभुज क्या है। अब हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा दूसरा त्रिभुज क्या है, इसे देखते हैं। देखिए दूसरा हमारा है
सम द्विबाहु, सम माने समान और द्वि माने दो, अब बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसे सम द्विबाहु यानी आइसोस्केल्स। देखें जैसे यह एक त्रिभुज हम ले लें और ये त्रिभुज ले, इस त्रिभुज को देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। जैसे ए बी हम ले लें और यहाँ सी लिख दें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 2 बार निशान लगा है, इस पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। यानी ए सी भुजा या सी ए भुजा इज इक्वल टू बी सी भुजा के है। ये हम देख रहे हैं कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर हम इसको 4 सेंटीमीटर का लेते हैं और तो यह भी 4 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन ये कुछ और होगा, तो इस तरह के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए। अब हम चलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं इसके नाम से ही स्पष्ट है, विषम माने भिन्न, अब बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अपना अपना डफली, अपना अपना राग गाती हैं, तो ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप देखिए ये मनमाने हैं, जैसे ये 4 सेंटीमीटर का हुआ तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का हुआ तो ये 6 सेंटीमीटर का हुआ। भाई सब मनमाने हैं, यानी कोई किसी में कोई समानता नहीं है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमारे समझ से विषम बाहु त्रिभुज भी आप समझ गए। तो ये स्केलेन ट्राइंगल हो गया। ये रहा डिवाइडेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं के आधार पे त्रिभुज का बंटवारा हमने देखा कि त्रिभुज हमारे 3 तरह के हुए। अब हम चलते हैं कोण के आधार पर बंटवारा करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब देखिए कोण के आधार पे, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए कि जब कोण के आधार पे हम बात करेंगे तो इसके पहले हमने कोण बताया था, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण के बारे में बात किया, न्यून कोण के बारे में बात किया था, समकोण के बारे में बात किया था और कई और कोण के बारे में बात किया था। उसी तरह से यहाँ हम त्रिभुजों में जब कोण पाए जाते हैं तो उसके आधार पे हम त्रिभुज का बंटवारा करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए न्यून कोण त्रिभुज, तो एक्यूट, आप जानते हो एक्यूट कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है भाई? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, आप जानते हैं कि 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो वही कहानी, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की बात की जा रही है, प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होगा यानी न्यून कोण होगा, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कोण को 90 डिग्री से कम होना पड़ेगा, तब उसे हम न्यून कोण। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने एक त्रिभुज बना दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मान, तो ये जैसे मान लीजिए समबाहु है तो 60-60 प्रत्येक का हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री से कम है तीनों, तो समकोण, ये हो गया हमारा न्यून कोण। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी घटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, फिर भी आप देखेंगे कि कम ही होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 60 ले लिया, यहाँ 30 ले लिया,
तो 90 अंश से कम, यानी मान लीजिए 35 ले लिया हमने, तो 90 अंश से कम, यानी प्रत्येक कोण को 90 अंश से कम होना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 3 1 4 6 10, 6 3 9 1 10, 5 6 3 9 वाले 95 हो गया। अब 500 9, यानी कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश के बराबर होता है, आप जानते हो। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे कि यानी हर कोण को घटना मतलब न्यून कोण रहना पड़ेगा, 90 अंश से कम रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 65 कर दिया, तो यहाँ मान लीजिए हमने कुछ और कर दिया, 65 कर दिया, मान लीजिए हाँ हमने 30 कर दिया, तो 5 6 3 9 95 हो गया। और मान लीजिए 180 में से घटा दो भाई, 180 में से घटा दीजिए, 5 5 का शून्य हासिल 9 1 10, घटा रखा है 85 अंश हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हर हाल में ये जो हो रहे हैं न्यून कोण से कम है, मतलब 90 अंश से कम है। तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यह बात आपके क्लियर हो गई होगी। प्रत्येक कोण को 90 डिग्री से कम होना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं दूसरा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, एक की बात मैं कर रहा हूं, एक कोण ठीक 90 अंश का होता है, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखें, एक हमने खड़ी रेखा एक पड़ी रेखा खींच दिया भाई, एक खड़ी है एक पड़ी है, तो इनके बीच में ये जो कोण बना, अब देखिए ये हमने यहाँ कर दिया, ठीक, त्रिभुज तो बन गया। तो ये जो बनेगा ये 90 डिग्री का है, तो निश्चित रूप से ये कुछ कम होंगे, ठीक है। और 180 अंश ही तो होना है। मान लीजिए 9 6 15, हम 60 ले लें और 30 इसको ले लें, तो 9 6 3 9, यानी देख रहे हैं कि यह त्रिभुज कैसा है, ऐसे ए बी सी। हम बात करें तो एक कोण इसका 90 अंश का है, बाकी जो होंगे ऐसा नहीं है कि वो 90 अंश से अधिक हो जाएंगे, वो न्यून कोण होंगे। देखिए इनको एक 90 अंश का होना चाहिए और बाकी जाए चूल्हे भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक को 90 डिग्री होना पड़ेगा। ऐसे ही त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यह बात भी हमारे समझ से आप समझ गए। अब हम तीसरा चलते हैं, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण। अधिक कोण, तो देखिए वह त्रिभुज, यानी इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक की कहानी यहाँ भी होगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 मतलब 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण का मतलब क्या है भाई, 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो उसी तरह से वो बात हम जब इस त्रिभुज में अप्लाई करेंगे, तो ये ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखें यहाँ हमने एक बनाया, ठीक, तो अब यहाँ मान लीजिए हमने 110 ले लिया, तो मान लीजिए 60 10 7, मान लीजिए 30 ले लिया, 4 3 7, तो यहाँ हो गया हमारा 7 3 10। मान लीजिए 110 ले लिया, तो उसको देख लेते हैं। मान लीजिए 110 और 30 40 और 40 80। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारा 180 अंश का हो गया, लेकिन एक कोण हमारा क्या हुआ, अधिक कोण बन गया। तो इस तरह के त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब नेक्स्ट बात,
कोण और भुजा जब दोनों शामिल हो जाते हैं उसके आधार पर भी त्रिभुज बनते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है। अभी हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल, यानी भुजा और कोण जब दोनों का मिश्रण हो जाता है, जैसे इसको देखिएगा, इसे देखिए भाई, तो इसमें क्या है, ये 90 अंश भी है और ये भुजा मान लीजिए बराबर हो गई। तो क्या हुआ, ये भुजा भी बराबर है और इसमें जो है एक कोण 90 अंश का भी है, यानी कोण और भुजा दोनों शामिल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल इक्विलैटरल इस आइसोस्केलन, यानी आइसोस्केलन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए, सम माने समान, दो माने दो भुजाएं और समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं भी बराबर हैं और एक कोण 90 अंश का भी है, इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये रहा त्रिभुजों का बंटवारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल बोथ। अब आइए देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के गुण। तो त्रिभुज के गुण क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यह बात ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। जैसे आप देखें, जहाँ हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक, इसे देखिए ध्यान से, ये हमारा त्रिभुज है। तो जैसे ABC हमने ले लिया, तो ये जो कोण बन रहे हैं, ये दो रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे ही अंतःकोण कहते हैं, यानी कोण A, कोण B, कोण C। कहने का मतलब ये है कि इनका जैसे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 60 है तो यह भी 60 होगा, तो यह भी 60 होगा, ये 180 अंश के बराबर हो गया। अब इसमें घट बढ़ भी चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि सर 60 कर दिया आपने, बराबर कर दिया। इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 50 कर दिया, ठीक, यहाँ मान लीजिए 70 हो गया। तो किसी भी तरह से रहे, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज के बहिष्कोण का योग 360 अंश होता है। यह बात याद रखिएगा। अब बहिष्कोण एक कौन सी बला है, पिछले लेक्चर में हमने समझाया था कि बहिष्कोण क्या है। देखिए, बहिष्कोण का मतलब ये है कि जैसे ये रेखा है, हमने इसको इधर बढ़ा दिया, ठीक। अब ये रेखा है, इसको हमने इधर मौका दे दिया, ठीक है। अब ये रेखा है, मान लीजिए दो रेखाओं को मौका मिल गया, इसको इधर मौका मिल गया। तो ये जो रेखाएं जो बढ़ गई, ये हमारे क्या हो गए, बहिष्कोण। यहाँ जो आप देख रहे हैं कोण जो बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है, यही क्या है, बहिष्कोण है। जैसे इसको हम नाम दे दें, मान लीजिए अल्फा दे दें, इसको हम बीटा दे दें, इसको हम गामा दे दें। तो ये तीन हमारे क्या हो गए, बहिष्कोण हो गए। तो बहिष्कोणों का मान हमेशा 360 अंश के बराबर होगा। अभी हम लोग इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि कोण अल्फा प्लस कोण बीटा प्लस कोण गामा
ये इनका मान क्या होगा, 360 अंश आएगा। जैसे यही मैं प्रूफ करता हूँ, देखें ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया 50 अंश, तो आप जानते हो कि ये लीनियर पेयर है, तो ये 180 अंश में से हम 50 अंश घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा भाई, 130 अंश। ठीक है, आ गया। अब यहाँ देखिए, अब बीटा की बात करिए तो ये 70 अंश है, तो आप जानते हो कि यह भी लीनियर पेयर यहाँ बनेगा, यानी रैखिक युग्म बनेगा। तो 70 यानी 180 में से 70 घटा दीजिए, ये क्या हो गया, 110 अंश हो गया। ठीक, 110 अंश यहाँ हो गया। अब गामा की बात करिए, गामा की बात करो भाई, यहाँ देखो 60 अंश है, तो 180 अंश में 60 घटाओ तो 120 अंश हो गया। ठीक है, तो अब आप तीनों को जोड़ के देखो, जोड़ो भाई। अल्फा हमारा हो गया 130 अंश, बीटा हमारा हो गया 110 अंश, और ये हो गया 120 अंश। जोड़िए, हुआ कि नहीं, 0 2 1 3 3 2 5 1 6, कितना निकल गया, देखिए इसको 5 3 8, 180 तो यहाँ हो गया, 0 5 3 8, यहाँ देखिए 0 7 1 8, 180 यहाँ भी हो गया, 0 6 2 8 1, 180 अंश यहाँ भी हो गया। अब हम लोग तीनों को जोड़ते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आइए देखते हैं, 130 110 120, 0 3 1 4 2 6 1 1 2 1 3। हमने क्या देखा कि इसमें तीनों को जोड़ा जा रहा है तो 360 अंश के बराबर आ रहा है। तो ये रहा कि बहिष्ठ कोणों का मान हमेशा 360 अंश के बराबर आएगा। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात यही करते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। त्रिभुज के बहिष्ठ कोण, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का मान, वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का मान, प्रत्येक जो बहिष्ठ कोण होगा का मान उसके सम्मुख, उसके सम्मुख कोणों, अंतः लिख लीजिएगा, सम्मुख अंतः, अंतः कोणों के बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा। मतलब ये है कि जैसे ये हम कोण बहिष्ठ कोण ए अल्फा को ले लें तो इसका मान क्या होगा, कोणों के योग के बराबर होगा। देखिए अल्फा की बात हम करें तो कोण क्या होगा, कोण ए अब प्लस कोण बी, इसके सम्मुख यही है कोण बी। अब जोड़ के देखो भाई, जैसे अल्फा हमारा 130 अंश आया हुआ है तो कोण ए का मान यहाँ 70 अंश है और कोण बी का मान 60 अंश है। तो देखो दोनों पक्ष बराबर हुए कि नहीं हुए, 130 130। इसी तरह से अगर हम कोण बीटा को ले लें, मान लीजिए कोण बीटा को ले लें तो इसके सम्मुख कौन कौन है, कोण सी और कोण बी है, कोण सी प्लस कोण बी। तो बीटा का मान हमने क्या निकाला, 110 निकाला, और कोण सी का मान यहाँ क्या है, 50 अंश है, और कोण बी का मान क्या है, 60 अंश है। फिर देखो 6 5 11 बराबर हो रहा है कि नहीं बराबर, दोनों में बराबर हो रहा है। अगर हम गामा की बात करें, गामा की बात करें तो ये इसके सम्मुख कौन है, कोण सी और कोण बी है, कोण सी प्लस कोण बी। दोनों को जोड़ के चेक कर लीजिए, कोण सी यानी गामा के सामने, इसके सामने कोण सी यानी 50 अंश, अब प्लस कोण बी, सी की बात कर रहा हूँ, अंतः कोण की बात कर रहा हूँ, कोण सी गामा के सामने कोण सी अब प्लस कोण ए, कोण सी प्लस कोण ए। तो सी का मान यहाँ 50 अंश है और ए का मान 70 अंश है, और ये हम देख रहे हैं कि 120 अंश है। तो यहाँ भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि कोई भी बहिष्ठ कोण होगा उसके सम्मुख जो अंतः कोण होंगे उन दोनों को जोड़ा जाएगा तो बहिष्ठ कोण के बराबर आएगा। यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहिष्ठ कोणों की बात हमने की।
अब देखिएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, भी ध्यान रखिएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये बात आप जानते हो। ठीक है, जैसे अगर ये त्रिभुज है और इसके अगर यह कोण बराबर है 60-60 के हैं, ठीक, तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अगर एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। अगर एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर होंगी, या दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे, तीन भुजाएं बराबर हैं तो तीन कोण बराबर होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अगर दो भुजाओं को जोड़ा जाएगा तो दो भुजाओं, त्रिभुज की दो भुजाओं का मान तीसरी जो बड़ी भुजा होगी, कोई भी दो त्रिभुज जोड़ लो, उनका मान तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। और इसके आधार पे कई बार परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए हैं कि बताएं निम्न में से कौन सा त्रिभुज संभव है या कौन सा संभव नहीं है। इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। अब जैसे हम ले लें 3 और 5 और 8, कह दें कि इससे त्रिभुज बन जाएगा। अब बताओ, बन जाएगा? सबसे बड़ी भुजा 8 है और इन दोनों को जोड़ दिया तो भाई, या 8 5 जोड़ दिया तो इससे तो बड़ा कभी नहीं हुआ, या इनको जोड़ा तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक और हम ले लें, मान 4 ले लिया, 3 ले लिया, 12 ले लिया। अब बताओ ये संभव है? भाई 12 हमने तो खींच लिया, तो बहुत करेंगे तो 3 इधर से खींच देंगे, 4 इधर से खींच देंगे, तो कहाँ ये मिल पा रहे हैं? मिल ही नहीं पा रहे हैं। जब मिल ही नहीं पाएंगे तो कहाँ बनेगा? इधर करोगे तो बड़ा करोगे तो भैया तुम 3 इधर से जाओगे और 4 इधर से आओगे, तभी जगह खाली रह जाएगी। ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।